गोवा नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? बीच पार्टी, आजादी और रात की चकाचौंध। लेकिन दोस्तों, इस चकाचौंध के पीछे एक सहायक सच्चाई छिपी है। एक ऐसी सच्चाई जो शनिवार की रात 6 दिसंबर 2025 को उत्तरी गोवा के अपुरा गांव में बर्च बाय रोमियो लेन नाम के एक नामी नाइट क्लब में लगी आग के साथ बाहर आ गई। हम अक्सर सोचते हैं कि क्लब में ये लाउंज, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें सेफ होती है, सुरक्षित होती है, क्योंकि हमें लगता है कि इन्हें बनाने वाला और इन्हें लाइसेंस देने वाला ईमानदारी से काम करता है। लेकिन गोवा में जो हुआ वो एक हादसा नहीं था, वो थी सिस्टम की लापरवाही, चंद पैसों के लिए नियमों को ताक पर रखने की खुली छूट, और सबसे बड़ी बात, इंसानी जान की कीमत को जीरो मान लेना। आज हम उसी अग्निकांड की बात करेंगे जिसने 23 से ज्यादा जिंदगियां ले ली, और यह भी समझेंगे कि इस आग का असली दोषी कौन था। घटना रात से ठीक 12 बजे के आसपास की है, वो समय जब गोवा में पार्टियां अपने शव पर होती है। चर्च बाय बाय रोमियो लेन भी सैलानियों से भरा रहा होगा, लेकिन यह त्रासदी उन लोगों पर नहीं आई जो नाच रहे थे। ये उन लोगों पर आई जो हमारी थाली में स्वाद लाते हैं, जो हमारे लिए बैकस्टेज में काम करते हैं। पुलिस कंट्रोल रूम को रात 12:04 पर पहली कॉल मिली। आग क्लब के ग्राउंड फ्लोर पर बने किचन एरिया से शुरू हुई, और आग लगने का कारण एक छोटा सा मामूली सा गैस सिलेंडर ब्लास्ट। सोचिए, एक छोटे से सिलेंडर का धमाका और उसके बाद इतनी बड़ी तबाही। क्यों? क्योंकि इस क्लब को चलाने वाले ने और इस क्लब को परमिट देने वाले सरकारी बाबुओं ने, इन सब ने मिलकर मौत का जाल बुना था। जैसे ही सिलेंडर फटा, आग तेजी से फैल गई। क्लब का कंस्ट्रक्शन ऐसा था कि धुआं तुरंत ऊपर और आसपास की बंद जगहों में फैल गया। 23 लोग मारे गए, जिनमें से ज्यादातर मौतें जलन से नहीं बल्कि दम घुटने से हुई। आप किसी भी क्लब या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के फायर एग्जिट प्लान को देखिए। नियम साफ कहते हैं कि एग्जिट हमेशा बाहर की तरफ खुलना चाहिए, जहां खुली हवा हो। लेकिन इस केस में क्या हुआ? क्लब के कर्मचारी घबराए हुए लोग, जब उन्होंने धुएं और आग को देखा तो उन्होंने बाहर भागने के बजाय बेसमेंट की तरफ भागना शुरू कर दिया। बेसमेंट की तरफ क्यों भागे? क्योंकि शायद उन्हें लगा होगा कि वो शॉर्टकट है या वो सीढ़ी उन्हें पीछे के सुरक्षित दरवाजे तक ले जाएगी। लेकिन वो बेसमेंट का रास्ता उनकी कब्र बन गया। बेसमेंट यानी एक ऐसी जगह जहाँ हवा आने जाने का कोई रास्ता नहीं, जहाँ धुआं एक बार घुस गया तो ऑक्सीजन खत्म, और जब दम घुटने लगा तो वहां से बाहर निकलने का रास्ता भी बंद हो गया। ज्यादातर स्टाफ जो किचन के आसपास काम कर रहा था, वे बेचारे उसी बेसमेंट में फंसकर अपनी जान गंवा बैठे। ये 23 लोग कौन थे? ये वो लोग थे, महिलाएं और पुरुष, जो दूर दराज से गोवा आए थे, जिन्होंने सोचा था कि यह काम करके 2 पैसे कमाएंगे, घर बेचेंगे, अपनी जिंदगी बदलेंगे। लेकिन सिस्टम की लापरवाही ने उनकी सारी उम्मीदें राख कर दी। आप आते हैं इस कहानी के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शर्मनाक हिस्से पर, सुरक्षा नियम। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने खुद घटनास्थल का दौरा किया और साफ साफ कहा कि इस क्लब ने फायर सेफ्टी नॉर्म्स का उल्लंघन किया था। सवाल यह है, उल्लंघन हुआ था तो क्लब चल कैसे रहा था? फायर एनओसी, क्या इस क्लब के पास वैध फायर एनओसी था? अगर था तो उसे पास करने वाले अधिकारी ने किचन में सिलेंडर की स्थिति और एग्जिट रूट को क्यों अनदेखा किया? अगर नहीं था तो पुलिस और स्थानीय प्रशासन क्या कर रहा था? कंस्ट्रक्शन वायलेशन। अक्सर देखा गया है कि नाइट क्लब या रेस्टोरेंट जगह बचाने के लिए या ज्यादा कमाई के लिए बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में फेरबदल करते हैं। बेसमेंट का अवैध इस्तेमाल, एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन और एग्जिट गेट को ब्लॉक करना, ये सब इस त्रासदी की नींव में शामिल थे। यह बात समझिए दोस्तों, गोवा जैसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर हर महीने हर हफ्ते सुरक्षा जांच होनी चाहिए। जब एक छोटी सी दुकान पर भी लाइसेंस और परमिट लेने में पसीना आ जाता है, तो इतने बड़े नाइट क्लब को जहां रात में सैकड़ों लोग जमा होते हैं, इतनी आसानी से चलाने की इजाजत कैसे मिल गई? इसका सीधा जवाब है मिलीभगत। जब अधिकारी अपने आंखें बंद कर लेते हैं और मोटी रकम लेकर फाइलों पर दस्तखत कर देते हैं, तो ऐसे हादसे होते हैं।
यह आग सिर्फ उस क्लब में नहीं लगी थी, यह आग उस पूरे सिस्टम में लगी थी जिसने पैसे के आगे इंसानी जान को सस्ता समझ लिया। हादसे के बाद सरकार ने क्या किया? पहला काम जांच का आदेश, दूसरा काम पंतप्रधान राहत कोष से मृतकों के परिवारों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की रकम दी गई। जांच का आदेश एक लिपापोती है, जांच होगी, कुछ छोटे कर्मचारियों को सजा मिलेगी, लेकिन क्या उस सरकारी अफसर पर हाथ डाला जाएगा जिसने नियमों का उल्लंघन होने दिया? क्या उस बड़े बिल्डर पर क्लब मालिक को सजा मिलेगी जिसने जानबूझकर एग्जिट गेट ब्लॉक किया? अक्सर नहीं होता, हम 2 लाख रुपए देकर एक जिंदगी की कीमत लगा देते हैं, लेकिन क्या 2 लाख रुपए उस माँ के आंसू को पोंछ सकते हैं जिसका बेटा अब कभी घर वापस नहीं आएगा? क्या 2 लाख रुपए उन बच्चों को उनका पिता लौटा सकता है जो अब अनाथ हो गए हैं? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक औपचारिकता है ताकि जनता का गुस्सा शांत हो जाए। दोस्तों, गांव की यह घटना हमें बार बार याद दिलाती है कि हमारे देश में कानून सिर्फ किताबों में है, जमीन पर नहीं। जब तक आप किसी नियम को पैसे से खरीद सकते हैं, तब तक लाखों लोगों की जिंदगी हमेशा खतरे में रहेगी। गोवा की नाइट लाइफ की चकाचौंध के पीछे उन 23-25 कर्मचारियों की आहें दबी हुई है जिन्हें शायद बाहर भागने का मौका भी नहीं मिला। इनकी गलती क्या थी? सिर्फ इतनी कि वे एक ऐसी जगह काम कर रहे थे जिसे चलाने के लिए जरूरी परमिट होता, पर इंसानियत नहीं थी। आज मेरा सवाल आपसे नहीं बल्कि इस देश के सिस्टम से है। गोवा के इस अग्निकांड के बाद कितने और क्लबों और रेस्टोरेंट के फायर ऑडिटिंग होंगे? कितने आयोटक कंस्ट्रक्शन तोड़े जाएंगे? और कब इस देश में जिम्मेदारी को तय करना और दोषी अधिकारियों को सजा देना शुरू करेंगे, ताकि किसी भी जिंदगी की कीमत 2 लाख ना रहे बल्कि अनमोल रहे? सोचिएगा और अपनी आवाज उठाएगा। मैं चलता हूँ, तब तक जय हिंद, जय भारत।